नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली यानी कि इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम वो सभी छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्ट जिसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, इनकी डेफिनेशन आपको चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें पूछी जाती है। जैसे कि मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रा अपस्फीति क्या है, वो सभी छोटे छोटे टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद हम इसी एग्जांपल से क्लियर करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों में जब वृद्धि होती है तो उस परिस्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जिसे हम महंगाई कहते हैं उसी को इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा कि मुद्रास्फीति को ही महंगाई कहते हैं। हम आम भाषा में इसे महंगाई कहते हैं और इकोनॉमिक्स में इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आप मंडी गए 1 किलोग्राम आलू खरीदने के लिए। आपने 1 किलो आलू खरीदा, उसके बदले में आपने उसे 10 रुपये पेमेंट की। मतलब कि उस समय मंडी में 10 रुपये के 1 किलोग्राम आलू था। पर आप कुछ दिन बाद फिर मंडी गए और आपने फिर 1 किलोग्राम आलू खरीदा, पर इस समय दुकानदार ने आपसे 15 रुपये मांगे। तो मतलब कि उसकी कीमत में वृद्धि हो गई। पहले 10 रुपये में 1 किलोग्राम आलू लेकर आए, पर इस समय आपने उसके बदले कितने रुपये पेमेंट की? 15 रुपये। पर आलू आपने कितना खरीदा? तो 1 ही किलो खरीदा। अब आपको घर आकर कहेंगे ना कि महंगाई बढ़ गई, पहले हम 1 किलोग्राम आलू 10 रुपये में खरीदते थे और अब वही आलू 15 रुपये का हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? यही है मुद्रास्फीति का प्रभाव, यानी कि महंगाई का बढ़ जाना। पहले जितनी कीमत में हम जितनी क्वांटिटी खरीदते थे, मतलब 1 किलोग्राम आलू खरीदा हमने 10 रुपये में, पर अब सेम क्वांटिटी ही हम ज्यादा रुपए वैल्यू में खरीद रहे हैं, मतलब कि 15 रुपये में खरीद रहे हैं। तो उसी को हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई। आशा करता हूँ आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार, क्योंकि आजकल एग्जामिनर जो है ये मुद्रास्फीति को थोड़ा डीपली पूछ रहा है। इसीलिए मैंने जो मुद्रास्फीति वाला टॉपिक है ये थोड़ा डीपली कवर किया है, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना। बाकी मैं जो आगे टर्मिनोलॉजी है उसे सिंपल डेफिनेशन की बताऊंगा और उसको उदाहरण से समझाऊंगा। पर ये जो मुद्रास्फीति है इसे मैंने थोड़ा डीप में कवर किया है, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के प्रकार। तो इसके 3 टाइप्स हैं। पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। और तीसरा है मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह यानी कि एक्सेस प्रिंटिंग एंड फ्लो ऑफ मनी। ये 3 टाइप्स हैं मुद्रास्फीति के, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल से कवर करेंगे। तो जब वस्तुओं और सेवाओं यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की मांग एवं आपूर्ति यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड को मांग कहते हैं और सप्लाई को आपूर्ति कहते हैं, इसमें असंतुलन हो जाए या आपूर्ति के मुकाबले मांग बढ़ जाए तो उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो यानी कि जब डिमांड और सप्लाई में असंतुलन हो जाए और सप्लाई के मुकाबले डिमांड ज्यादा बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब जब मांग जो है इसमें डिमांड मेन फैक्टर है, जब डिमांड ज्यादा बढ़ जाए सप्लाई के मुकाबले तो उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मैं अब आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मार्केट जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें डिमांड और सप्लाई ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। जब आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप उसकी डिमांड क्रिएट करते हैं, मांग प्रस्तुत करते हैं, और मार्केट से दुकानदार द्वारा आपको उसकी सप्लाई की जाती है, आपूर्ति की जाती है। तो डिमांड और सप्लाई ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो मान लीजिए आपके गांव में एक मार्केट है, उस मार्केट में एक ही दुकानदार है जो मिठाई बेचता है, ठीक है। और आपके पूरे गांव में खोया होता है ना जो दूध से बनता है, खोए की डिमांड है 100 किलोग्राम। और जो दुकानदार है वो पूरी जो जितनी भी मांग है आपके गांव की 100 किलोग्राम की, वो पूरी आपूर्ति कर देता है, मतलब सप्लाई कर देता है 100 किलोग्राम की। जितनी आपकी डिमांड है गांव की उतनी वो आपूर्ति करता है। और खोए की कीमत कितनी है? तो 300 रुपये किलो है। तो इस समय क्या है, जितनी डिमांड हो रही है उतनी दुकानदार द्वारा सप्लाई की जा रही है, मतलब कि जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो रही है। तो इसे कहते हैं मार्केट में संतुलन की स्थिति है, जिसे इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है कि मार्केट में संतुलन की स्थिति है, जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही सप्लाई की जा रही है। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि मान लीजिए त्योहारों का मौसम आ गया, होली आ गई। होली में आपको पता है कि जो खोए की डिमांड अचानक बढ़ जाती है। तो अब क्या हुआ, आपके गांव में जो है खोए की डिमांड बढ़ गई।
अब कितनी होगी, 150 किलोग्राम डिमांड हो गई। पर जो दुकानदार है उसके द्वारा सप्लाई कितनी जा रही है, आपूर्ति कितनी की जा रही है, तो 100 किलोग्राम की। तो अब क्या किया जाएगा, अचानक उसकी डिमांड बढ़ गई ना, सप्लाई से ज्यादा क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई। तो उसका दुकानदार क्या करेगा, उसका प्राइस बढ़ा देगा ना, आपको पता है, उसको पता है कि डिमांड ज्यादा हो गई है तो और सप्लाई कम है, तो उसको पता है मेरा खोया तो बिक ही जाएगा, इसलिए वो क्या करता है, पहले उसका प्राइस 300 था, अब उसने क्या किया, 350 कर दिया। अब अपनी आम जिंदगी में भी देखिए ना, जब त्योहारों का मौसम आता है तो मिठाइयाँ महंगी हो जाती है कि नहीं हो जाती, खोए का प्राइस भी बढ़ जाता है, क्योंकि अचानक क्या होता है, जितनी सप्लाई है उससे ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। तो जब डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी और सप्लाई कम होगी तो क्या किया जाएगा, चीजों को महंगा कर दिया जाएगा। इसीलिए इसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मांग बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है, जिस कारण इसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई। पहले जो खोया हमें 300 रुपए का मिल रहा था, अब वो 350 का मिल रहा है। क्यों, क्योंकि अचानक उसकी मांग बढ़ गई, डिमांड बढ़ जाने के कारण उसकी कीमत बढ़ गई। आशा करता हूं आपको एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। तो मांग जनित मुद्रास्फीति के बाद अब हम देखते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति, यानी कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तो मांग जनित मुद्रास्फीति में क्या था कि मांग बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ गई, और इसमें क्या है कि कॉस्ट बढ़ने के कारण, यानी कि लागत बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ जाएगी। कैसे, पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि जब उत्पादों के निर्माण के लिए लागत मूल्य बढ़ जाए तो इसके परिणाम स्वरूप जो महंगाई अथवा मुद्रास्फीति बढ़ती है उसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, उसी मिठाई वाले की दुकान से हम इसको भी समझते हैं कि मान लीजिए अब होली खत्म हो गई, अब आप मिठाई वाले के पास गए और आपने कहा भैया 1 किलो खोया तोल दीजिए, तो उसने आपको 1 किलो खोया दे दिया। अब आप पूछ रहे हैं कि कितनी कीमत हुई, तो उसने आपसे कहा कि 350 रुपये। अब आपने कहा अब तो होली भी खत्म हो गई, पहले तो 300 रुपये का खोया हुआ करता था और होली में आपने 350 का दिया, तो मैं मान सकता हूँ उस समय त्योहार था तो महंगा था, पर अब तो होली खत्म हो गई, अब 350 रुपये कैसे। तो दुकानदार ने आपको जवाब दिया कि पहले जो दूध होता था वो 40 रुपये लीटर था, तो जिससे हम खोया बनाते थे तो हम 350 रुपये का बेचते थे, पर अब दूध महंगा हो गया, अब दूध हो गया 50 रुपये लीटर, जिस कारण खोए का भी जो प्राइस है वो बढ़ गया 350 रुपये। तो इसमें क्या, उसकी लागत बढ़ गई ना, कि जो खोया वो दूध से बनता है, तो पहले उसे जो दूध मिलता था वो 40 रुपये लीटर मिलता था, पर अब वो 40 रुपये लीटर की बजाय 50 रुपये लीटर मिलने लगा। तो ये इसमें 10 रुपये का उछाल है, तो उसने भी खोए की प्राइस में बढ़ा दिया, तो 300 रुपये पहले बेचता था अब 350 कर दिया। तो ये इसका प्रभाव कैसे हुआ, क्योंकि लागत मूल्य बढ़ी इसलिए उसने प्राइस बढ़ा दिया, यानी कि महंगाई बढ़ गई। तो लागत जनित मुद्रास्फीति में क्या है कि जब लागत मूल्य बढ़ जाए और महंगाई बढ़े तो उसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह, ये तीसरा प्रकार है, तीसरे टाइप है मुद्रास्फीति की, कि मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह, यानी कि एक्सेस प्रिंटिंग एंड फ्लो ऑफ मनी। जब मार्केट में पैसे का ज्यादा फ्लो हो और मुद्रा का ज्यादा छपाई हो जाए और मार्केट में पैसा खूब हो तो उस समय भी महंगाई बढ़ जाती है। इसकी पहली डेफिनेशन देखते हैं कि जब उत्पादन में बिना वृद्धि किए हुए मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ा दी जाती है तब लोग ज्यादा मांग करने लगते हैं, जिस कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। आपको भी पता है कि जब मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाएगा, आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे, और सप्लाई तो आपको पता है लिमिटेड ही है, सप्लाई तो अचानक से बढ़ाई नहीं जा सकती, और आप ज्यादा से अचानक डिमांड क्रिएट करने लगे, जिस कारण क्या होता है महंगाई बढ़ जाती है। ये आपने पहले केस में देखा था कि ज्यादा डिमांड क्रिएट करने से क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, उसी मिठाई वाले की दुकान से ही समझाता हूँ। अब आपके जेब में मान लीजिए पैसा है, क्योंकि ये कौन सा केस है, इसमें मनी का जो फ्लो है मार्केट में बहुत ज्यादा है और एक्सेस प्रिंटिंग है। पहले आप जब मिठाई वाले के पास जाते थे अपने जेब में 100 रुपए लेकर जाते थे, पर अब आपकी जेब में है 10,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा है। अब आपकी जेब में है 10,000 रुपए, आप मिठाई वाले के पास गए, आपने कहा भैया 1 किलो खोया दे दीजिए। आपने उसे कीमत उमत कुछ नहीं पूछा, सीधा कहा 1 किलो तोल दो, तो उसने आपको 1 किलो खोया दे दिया और आपने सीधा 500 रुपये निकाल कर उसे दे दिए। आपने उसे प्राइस नहीं पूछा, उसने आपको 100 रुपये लौटाया, आप लेकर चले आए। दुकानदार ने सोचा यार इसने तो पहले तो मुझे 250 ग्राम खोया लेता था, उसमें भी मोल भाव करता था, आज क्या हुआ, अचानक इसने कुछ मोल भाव नहीं किया और मैंने 400 का इसको महंगा भी दिया और लेकर चला गया। दूसरा आदमी आया, उसकी जेब में भी पैसा है, आपकी जेब में तो 10,000 था, उसके भी जेब में 20,000 है, वो भी आया, उसने भी दुकानदार से 1 किलो खोया लिया और उसने भी सीधा ही 500 रुपये दिए। दुकानदार ने उसे भी 400 का खोया दिया, जबकि कीमत उसकी कितनी थी, 350 थी, लेकिन उसे 400 के दे रहा है इस समय वो, और 100 रुपये उसे लौटा दिए। तो दुकानदार को लगा क्या हुआ, सब तो 400 में आराम से खोया लेकर जा रहे हैं, सबके पास लगता है पैसे ज्यादा आ रहे हैं, या मैं अपने ही खोए की जो कीमत है कम दे रहा हूँ, तभी तो लोग लेकर जा रहे हैं। ये लोग तो पहले 250-250 ग्राम का खोया लेते थे और मोल भाव अलग से करते थे, लेकिन इस समय क्या हुआ कि 1-1 किलोग्राम का खोया बिक रहा है। इस समय उसकी जगह खोया भी 1-1 किलोग्राम का बिक रहा है। अब तीसरा आदमी आया, उसके पास पैसे कम है, वो बेचारा 100 रुपये ही लेकर आया था, उसने पूछा कि कितने रुपए खोया है किलो, तो दुकानदार ने कहा कि 400 रुपये किलो है, जो कि पहले 350 रुपये किलो हुआ करता था। उसने इसकी कीमत बढ़ा दी, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ, मनी का फ्लो ज्यादा है और लोग डिमांड भी कितनी कर रहे हैं, अक्सर डिमांड कर रहे हैं ना। पहले जहाँ 250-250 ग्राम लेते थे अब सीधा सीधा 1-1 किलो ले रहे हैं,
उसको भी पता है कि मेरा खोया तो बिक ही रहा है, तो इसने भी क्या किया, कीमत को बढ़ा दिया। तो अब आप कहेंगे ना कि महंगाई बढ़ गई। आपको भी पता है जब आपकी जेब में पैसा होता है, आप मार्केट में जाते हैं, आपको जो चीज़ें नहीं लेनी होती आप उससे भी ज़्यादा ले जाते हैं, क्योंकि आपकी जेब में पैसा है। और वही पैसा जब आपकी जेब में कम होता है तो आप सोच-सोच के चीज़ें लेते हैं, मोल भाव करके लेते हैं। तो इसी प्रकार जब भी मार्केट में मुद्रा का फ्लो ज़्यादा होगा, मतलब मनी फ्लो ज़्यादा होगा, उस समय महँगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसीलिए आरबीआई इसे कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा। ये मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको मुद्रास्फीति के ये सभी एग्ज़ाम्पल क्लियर हो गए होंगे। और ये सभी एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, डेफिनिशन इसकी पूछी जाती है। आपको मैंने इसीलिए एग्ज़ाम्पल से क्लियर कराया। तो मुद्रास्फीति के बाद अब हम देखते हैं मुद्रा अस्फीति। तो वो इन्फ्लेशन था, ये सीधा उसका अपोजिट है डिफ्लेशन। तो यह मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था है। तो मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था कैसे है? इसमें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति उनके मांग से भी ज्यादा होती है, जिसके कारण एक मंदी जैसी हालत पैदा हो जाती है, जिसे मुद्रा अस्फीति कहते हैं। तो उस केस में क्या होता था कि डिमांड बढ़ जाती थी पर सप्लाई कम रहती थी। पर ये जो मुद्रा अस्फीति है ये उसका अपोजिट है। इसमें सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम हो जाती है। मतलब सप्लाई तो खूब हो रही है पर आप उसकी मांग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, मार्केट में एक मंदी जैसी हालत हो जाती है। अभी 2 महीने पहले आपने देखा, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि जो गोभी थी वो 5-5 रुपए किलो मंडी में बिक रही थी। क्यों बिक रही थी? क्योंकि उसकी सप्लाई मार्केट में अचानक ज्यादा हो गई और लोग उसकी डिमांड नहीं कर रहे थे, तो 5-5 रुपए किलो गोभी बिक रही थी मंडी में। कई कई जगह तो 3-3 रुपए किलो बिक रही थी। और किसान क्या कर रहे थे, अपने खेतों में ही गोभी को नष्ट कर दे रहे थे, क्योंकि जो उनको ट्रांसपोर्टेशन को अपने खेत से लेकर मंडी तक लेकर जाने की जो कॉस्ट पड़ रही थी, उससे सस्ती तो उनकी गोभी बिक रही थी, उससे सस्ती बिक रही थी और उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ रही थी, इसलिए वो अपने खेतों में नष्ट कर रहे थे। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अचानक ही क्या हुआ कि जो सप्लाई है गोभी की वो मंडी में ज्यादा हो गई और डिमांड लोग उसकी कर नहीं रहे थे, जिसके कारण हमें देखने को पड़ा जो गोभी आमतौर पर 15 रुपए किलो 10 रुपए किलो बिकती है, वो 5 रुपए किलो और 3 रुपए किलो बिक रही थी अभी 2 महीने पहले। तो ये क्या है? मुद्रास्फीति है, जब मार्केट में सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाए। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं गतिहीन स्फीति, यानी कि स्टैगफ्लेशन। ये एसएससी में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है कि स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं। तो यह वो स्थिति है जब बाजार में एक साथ महंगाई और मंदी दोनों आ जाए, अर्थात जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों साथ साथ हो, उस अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो पहले हमने इन्फ्लेशन देखा कि महंगाई हो गई, दूसरे में हमने डिफ्लेशन देखा कि मंदी आ गई। ये है स्टैगफ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जब दोनों साथ साथ चल रहे हो, मतलब महंगाई भी हो और मंदी भी हो, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं अवमूल्यन, यानी कि डिवैल्यूएशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है कि जब सरकार विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य जानबूझकर कम कर देती है, तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। मतलब जब सरकार अपने जो उसकी स्वदेशी मुद्रा है उसकी कीमत को घटा देती है जानबूझकर विदेशी मुद्रा की तुलना में, तो उसे डिवैल्यूएशन कहा जाता है। तो सरकार ऐसा क्यों करती है कि अपनी मुद्रा को कमजोर क्यों कर देती है? ताकि निर्यात को बढ़ाया जा सके। जब हमारी मुद्रा का जो वैल्यू है कम हो जाएगी, तो जो हमारी चीजें वो सस्ती हो जाएंगी, तो हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। दूसरे देश वाले हमारी डिमांड ज्यादा करेंगे ना इन वस्तुओं की, जब वो सस्ती मिलेगी उन्हें, तो जब मुद्रा का मूल्य कम होगा तो उन्हें सस्ती मिलेंगी, जिससे हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो इसीलिए सरकारें क्या करती हैं, जानबूझकर मुद्रा का मूल्य कम कर देती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, पहले $1 के बराबर हमारे 70 रुपए हुआ करते थे। बाद में सरकार ने क्या किया, इसे डिवैल्यूट माने कि अवमूल्यन कर दिया। अब $1 के मुकाबले 75 रुपए हो गए। आपको देखकर तो लग रहा होगा कि पहले 70 थे 75 बढ़ा दिए, पर मैं आपको बता रहा हूँ कम हो गए। तो कम ही हुए हैं क्योंकि हमारा जो रुपया है वो कमजोर हुआ ना। पहले 70 रुपए जो थे $1 के बराबर थे, अब 75 रुपए हैं, वो $1 के बराबर है। अब इसको ऐसे समझिए, पहले 70 नोट मिलकर $1 का मुकाबला करते थे, पर अब हमें $1 का मुकाबला करने के लिए 75 नोटों को लगाना पड़ रहा है। तो हमारा मतलब मुद्रा कमजोर हुई है ना, बढ़ी नहीं है। तो अवमूल्यन किसे कहते हैं? जब सरकारें जानबूझकर मुद्रा की मूल्य में कमी कर दें तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं विमुद्रीकरण, यानी कि डीमोनेटाइजेशन। आप सभी इससे तो परिचित ही होंगे, जिसे हम नोटबंदी कहते हैं, विमुद्रीकरण। तो जब अर्थव्यवस्था में चल रही मुद्रा को बंद करके उसकी जगह नई मुद्रा का प्रचलन किया जाए, तो उसे विमुद्रीकरण कहते हैं, यानी कि डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। तो इसके साथ मैं कुछ आपको फैक्ट बताता हूँ जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, जीके के फैक्ट हैं ये, कि स्वतंत्र भारत में कब कब नोटबंदी हुई। तो जब भारत आजाद हो गया, भारत की आजादी के बाद 2 बार नोटबंदी हो चुकी है। अभी तो 2016 में हुई थी, इससे पहले भी एक बार नोटबंदी हो चुकी है भारत में आजादी के बाद। तो पहली नोटबंदी हुई थी स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा हूँ, उससे पहले अंग्रेजों ने भी की थी, पर मैं इसमें सिर्फ स्वतंत्रता के पश्चात जो नोटबंदी हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जनवरी 1978 में नोटबंदी हुई थी और अभी हाल ही फिलहाल में नोटबंदी मोदी जी ने की थी, ये नवंबर 2016 में की थी। तो जब जनवरी 1978 में नोटबंदी हुई थी, उस समय 1000 का नोट, 5000 का नोट और 10,000 का नोट बंद किया गया था। अभी जो 2016 में हुई थी, इसमें 500 के नोट और 1000 नोट को बंद किया गया था। उसकी जगह नए नोट आए थे 500 और 2000 के। और जनवरी 1978 में
1000, 5000 और 10,000 का नोट भी उस समय चलता था। यहाँ 10,000 का नोट बंद कर दिया गया था, ठीक है? और 5,000 का भी बंद कर दिया गया था। और 1,000 के बाद आपको पता है कि 1,000 का नया नोट आ गया होगा। 5,000 और 10,000 के तो बंद ही कर दिए गए। तो जनवरी 1978 की बात है। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और 2016 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। और जब 1978 में नोटबंदी हुई थी, तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आईजी पटेल। और जब 2016 में नोटबंदी हुई, तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जब पहली नोटबंदी हुई थी, उस समय जो प्रधानमंत्री थे, ये भी गुजरात के ही थे, मोरारजी देसाई। और जो अभी नोटबंदी हुई है, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये भी गुजरात के ही हैं। और उस समय जो आरबीआई गवर्नर थे, वो भी पटेल थे। और जो अभी 2016 में नोटबंदी हुई थी, उस समय भी उर्जित पटेल ही थे। तो ये कॉन्सिडेंस है, इसे आप याद रख सकते हैं। ये भी पटेल थे, वो भी पटेल थे, वो भी गुजरात के थे, ये भी गुजरात के थे। तो आशा करता हूँ आपको विमुद्रीकरण क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं लॉरेंज वक्र, यानी कि लॉरेंज कर्व, और गिनी गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ गिनी। ये जो गिनी गुणांक है, ये भी जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें पूछा गया था कि गिनी गुणांक क्या है। और लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल है। पर मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में इसे समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉरेंज वक्र क्या है। तो लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश या समाज में लोगों के बीच आय और संपत्ति के बीच विषमता को ज्ञात किया जाता है। मतलब किसी देश और समाज में जो आय और संपत्ति के बीच असमानता है, उसे ज्ञात किया जाता है लॉरेंज कर्व द्वारा। ये जो आप रेखा देख रहे हैं, कर्व लाइन है ना, इसी को लॉरेंज कर्व कहते हैं। मैं अभी आपको ये डायग्राम समझाऊंगा, उससे पहले आप एग्जांपल सुनिए। मैं आपको समझाता हूँ कि जो लॉरेंज वक्र है, ये है क्या आसान शब्दों में। तो जो हम देखते हैं ना कि अमीर बहुत अमीर हो रहे हैं, गरीब बहुत गरीब हो रहे हैं, क्योंकि जो देश की ज्यादातर इनकम है, ये सिर्फ 1% लोगों के पास ही है। बाकी 99% लोगों के पास बहुत ही कम इनकम है। मतलब हमारे देश में बहुत ही असमानता है। तो ये लॉरेंज वक्र द्वारा ही दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले जो आप ये एंगल देख रहे हैं, 45 डिग्री पर एक लाइन खींची गई है ना, इसे कहते हैं निरपेक्ष समता रेखा। तो ये जो लाइन है, ये क्या दर्शाती है? मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए, छोटे एग्जांपल समझाता हूँ समाज से ही। मान लीजिए आपके गांव में 100 लोग हैं और पूरे गांव की इनकम है 10 लाख रुपए। तो ये जो रेखा है, ये दर्शाती है कि जो 10 लाख रुपए हैं, ये 100 लोगों को बराबर बराबर मिलने चाहिए, मतलब समानता होनी चाहिए। असल जिंदगी में ऐसा होगा कभी नहीं होगा कि सभी के पास समान इनकम हो। पर ये जो रेखा है, ये क्या बताती है कि जो 10 लाख रुपए हैं, ये 100 लोगों में अगर बराबर बराबर बांट जाए, मतलब उनकी आय और संपत्ति में असमानता ना रहे, सबकी समानता ही रहे, तो ये वो रेखा है जो दर्शाती है। और जो ये कर्व रेखा है, ये क्या दर्शाती है? ये जितनी ही इस रेखा से दूर होगी, उतनी ही असमानता होगी आय और संपत्ति के बीच में। और जितनी ये रेखा, इस रेखा, जो ये कर्व रेखा है, इस लाइन के 45 डिग्री जो सीधी रेखा है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए ना, एक सीधी रेखा गई हुई है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि जब आय और संपत्ति लोगों के बीच बराबर हो। और ये एक कर्व रेखा है। ये कब दर्शाई जाती है? कि जितनी ये रेखा दूर जाती जाएगी, उतनी ही असमानता देखने को मिलेगी लोगों के बीच में। मतलब अमीरों के पास पैसा बहुत होगा और गरीबों के पास कम होगा। और जितनी ये रेखा इसके नजदीक आएगी, उतनी विषमता आय और संपत्ति के बीच में कम होगी। तो इससे क्या दर्शाते हैं? ये हम देशों को कंपेयर करते हैं कि जैसे ये अमेरिका की मान लीजिए देख लिया गया, उसके बाद ये इंडिया का है। ऐसी कर्व रेखा होगी तो हम क्या कहेंगे कि जो अमेरिका में आय और संपत्ति के बीच विषमता काफी कम है, और इंडिया में कहेंगे कि आय और संपत्ति के बीच विषमता काफी ज्यादा है, क्योंकि ये निरपेक्ष समता रेखा से इंडिया दूर है, इंडिया की जो कर्व रेखा है, और अमेरिका की नजदीक है। आशा करता हूँ आपको डायग्राम से समझ आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं गिनी गुणांक। तो ये सिमिलर ही है। आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता का सांख्यिकी माप गिनी गुणांक कहलाता है। तो लॉरेंज वक्र में हमने देखा कि डायग्राम से बताया गया है, पर गिनी गुणांक में क्या है? एक सांख्यिकी माप, यानी कि एक मेजरमेंट बताया गया है कि कितने से ज्यादा होगा तो असमानता ज्यादा होगी, कितने वैल्यू से कम होगा तो असमानता कम होगी। तो गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य है 1 और न्यूनतम वैल्यू है 0, जिसकी रेंज है 0 से 1। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गिनी गुणांक है, इसकी रेंज कितनी है? तो याद रखिएगा 0 से लेकर 1 तक। तो गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा, मतलब इसकी जितनी वैल्यू अधिक होगी, समाज में विषमता यानी कि असमानता भी उतनी अधिक होगी। इन्होंने क्योंकि वैल्यू से बताया, इसलिए इसे गिनी गुणांक कहते हैं, जिसमें हमें वैल्यू पता है कि एक सांख्यिकी माप पता लगा। जितनी वैल्यू ज्यादा होगी, उतनी असमानता समाज में ज्यादा होगी, और जितनी वैल्यू कम होगी, उतनी ही असमानता कम होगी। तो आशा करता हूँ आपको गिनी गुणांक और लॉरेंज कर्व समझ आया होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं डंपिंग। तो डंपिंग क्या है? तो किसी देश द्वारा अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बहुत कम करके दूसरे देश में निर्यात करना डंपिंग कहलाता है। तो आपने सुना होगा डंपिंग ग्राउंड के बारे में, कि शहर में एक डंपिंग ग्राउंड होता है ना, जहां पूरे शहर का कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, उसे डंपिंग ग्राउंड कहते हैं। उसी प्रकार है डंपिंग। इसमें क्या होता है, एक देश क्या करता है, दूसरे देश के कंपटीशन होता है ना, तो वहां की मार्केट को नुकसान पहुंचाने के लिए वो क्या करता है कि अपने यहाँ घटिया क्वालिटी का माल बनाता है और उसे बहुत ही कम कीमत रखता है, और दूसरे देश की मार्केट में जाकर उसे बेच देता है। इस प्रकार ये चाइना करता है। इसका उदाहरण है चाइना। वो आप देखते हैं ना, उसकी चाइना की सस्ती सस्ती चीजें मार्केट में मिलती हैं आपको, वो घटिया क्वालिटी की, तो वो क्या करता है, डंप करता है। घटिया क्वालिटी की चीजें बनाते हैं, सस्ती चीजें,
और दूसरे मार्केट में जाकर जो चीज़ें आपको यहाँ पर मार्केट में मिलेंगी ओरिजिनल 50 रुपए की, चाइना उसे 10 रुपए में दे देगा और लोग 10 रुपए की खरीद लेते हैं। तो चाइना क्या करता है, डंप करता है। तो इसके खिलाफ सरकारें क्या करती हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती हैं, पर फिर भी वो इतनी कम कीमत में बेच देते हैं कि हमारे यहाँ की जो मार्केट है उसको नुकसान होता है। इसी को डंपिंग कहते हैं। जब क्या होता है कि कोई भी देश जो है उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बहुत कम करके दूसरे देशों को निर्यात करते हैं, तो उसे डंपिंग कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हम देखते हैं हॉट मनी यानी कि गर्म मुद्रा। तो ऐसी मुद्रा जिसकी मांग चारों तरफ हो, मतलब जिसकी बहुत डिमांड हो और जिसमें पलायन के गुण हो, उसे हॉट मनी कहते हैं। जैसे कि डॉलर, आपको पता है डॉलर की डिमांड बहुत है मार्केट में, तो इसे हॉट मनी कहेंगे। तो उसके बाद है हार्ड मनी। हार्ड मनी, ये सब डेफिनेशन सीधा वन लाइनर आती है आपको एग्जाम में, कि वन लाइनर होगी, पूछा जाएगा गर्म मुद्रा क्या है और 4 लाइनें आपको दी होंगी और उसमें आपको चुनना होगा। तो जब आपको इसकी डेफिनेशन पता होगी तभी आप चुन पाएंगे ना, इसलिए मैंने आपको कवर किया है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई है, मैंने जितने भी इसमें कवर किए हैं। तो हॉट मनी के बाद हम देखते हैं हार्ड मनी। हार्ड मनी यानी कि दुर्लभ मुद्रा। तो ऐसी मुद्रा जिसे प्राप्त करना कठिन हो और आसानी से प्राप्त ना किया जा सके, उसे हार्ड मनी कहते हैं। एग्जाम्पल में पाउंड हो गया, यूरो हो गया, इसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता और प्राप्त करना कठिन है, इसलिए इसे हार्ड मनी कहा जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं फ्रिंज बेनिफिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अनुषंगी लाभ। तो किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली वह सुविधा जो उसे वेतन के अलावा दी जा रही हो, उसे फ्रिंज बेनिफिट कहते हैं। मतलब जो उसके सैलरी के अलावा जो उसे सुविधा दी जा रही हो एम्प्लॉयर के द्वारा, उसे फ्रिंज बेनिफिट कहते हैं। जैसे मान लीजिए उसे कंपनी के द्वारा कार मिल गई, उसे वेतन मिल रहा है और कंपनी ने उसे आने जाने के लिए कार दे दी, इसे भी फ्रिंज बेनिफिट कहेंगे। उसका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा करा दिया गया, ये उसका सैलरी तो दी जा रही है, उसे कार भी दे दी गई, उसका हेल्थ इंश्योरेंस भी कंपनी के एम्प्लॉयर द्वारा करा दिया गया, तो ये क्या है, तो इसे फ्रेंच बेनिफिट कहा जाएगा, अनुषंगी लाभ कहा जाएगा, जो उसको वेतन के अलावा दिया जा रहा हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अभी एक स्टेट एग्जाम में ये पूछा गया था, ई चौपाल, तो मैंने इसे भी कवर कर दिया कि ई चौपाल क्या है। तो गांव में इंटरनेट के माध्यम से किसानों को बाजार की मांग और कृषि की जानकारी उपलब्ध कराना ई चौपाल कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वे से उन्हें कराया जा रहा है ना, इंटरनेट के माध्यम से, कि किसानों की कृषि की जानकारी जो दी जा रही है, उसे ई चौपाल कहा जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं चौथी दुनिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोर्थ वर्ल्ड। ये भी इकोनॉमिक्स का ही टर्म है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो चौथी दुनिया किसे कहते हैं, अफ्रीका और एशिया के वे देश जहां पर आधारभूत संरचनाओं की कमी हो और शिक्षा का स्तर काफी कम हो, मतलब एक गरीब देश हो, और वह देश जो विदेशों के ऋण पर निर्भर हो, दूसरे देश के कर्ज पर निर्भर हो, उन्हें चौथी दुनिया वाला देश कहते हैं। इकोनॉमिक्स में फोर्थ वर्ल्ड कहा जाता है। जहां पर गरीबी हो, शिक्षा का स्तर काफी कम हो और दूसरे देश के कर्ज पर निर्भर हो, उसे चौथी दुनिया वाला देश कहा जाता है। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको काफी कुछ नई जानकारियां मिली होंगी। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।